हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन पूल। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। इसमें पूछ रहा है दल बदल, जो किसी पार्टी के सदस्य मंत्री बनने के बाद दूसरी पार्टी का ज्वाइन कर लेते हैं या फिर सामूहिक रूप से ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी पार्टी, उस दल बदल अधिनियम पर किसने प्रतिबंध लगाया है। उस दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया है। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। तो इसमें संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम करेक्ट आंसर होगा। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम से ही जन प्रतिनिधित्व नियम लाया गया और उसमें बदलाव किया गया। बोला गया कि अगर दल बदल किया जा रहा है किसी पार्टी द्वारा तो उस पर कार्रवाई होगी किसी सदस्य द्वारा। और फिर 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में सामूहिक दल बदल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, अब केवल दल विलय के आधार पर ही दल बदल किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान वकीलों को स्वर्ग है किसका कथन है। जवाहरलाल नेहरू, आइवर जेनिंग्स, केसी वेयर या एवी डाइसी। तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था ये बहुत ही विस्तृत संविधान है और बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है, मतलब कठिन भाषा में लिखा गया है। और साथ ही साथ इसमें इतने ज्यादा अनुच्छेद हैं और कि इसकी व्याख्या करने के लिए वकीलों को ही आना पड़ता है, इसीलिए ये वकीलों का स्वर्ग है। तो आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है तो संघवादता एकात्मकवाद दोनों के लक्षण समाहित हैं। संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रदत्त हैं। भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें संघ तथा एकात्मक दोनों के लक्षण समाहित हैं। यस, करेक्ट हो जाएगा ये। संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रदत्त है। नहीं, हमारा संविधान कनाडा मॉडल पर है, तो कनाडा को जैसे केंद्र में शक्तियां हैं अवशिष्ट, वैसे ही यहाँ भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में समाहित है, ना कि राज्य में। ठीक है, और ये संघात्मक और एकात्मक सही है, तो असंसन सही हो जाएगा और रीजन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत एक गणराज्य है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है। भारत एक लोकतंत्री देश है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत एक गणराज्य क्यों है? गणराज्य क्यों कहा जाता है? जहाँ पे जो प्रमुख होता है उसका निर्वाचन हो, ठीक है, इसीलिए उसको गणराज्य कहा जाता है। वंशानुगत ना हो। ब्रिटेन में जैसे क्या है, जो प्रमुख है वहां का राजा, उसका निर्वाचन नहीं होता है, वो वंशानुगत है। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्याध्यक्ष है उसका निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान भारत को घोषित करता है संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य या संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्रमंडल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्म निरपेक्ष लिखो या पंथ निरपेक्ष लिखो, बात एक ही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न को उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 4 5th एंड सेकेंड। 1 2 4 5th एंड थर्ड। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अव्यक्त करता है पदता अवसर की समानता को, आर्थिकता राजनीतिक न्याय को, राजनीतिकता सामाजिक न्याय को। ये कहता है ना सामाजिक आर्थिकता राजनीतिक न्याय को। ठीक है, प्रस्तावना सबको याद होनी चाहिए।
ठीक है, ये पूरे प्रस्तावना में ही है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता। 2 प्रकार की अवसर की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, और इसके साथ साथ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, इतना कुछ टर्म है संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी वेयर, अलेक्जेंड्रोविक्स, एमपी वाइली, बी.आर. अम्बेडकर। तो केसी वेयर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी वेयर ने भारतीय संविधान की बहुत ही बड़ाई की और उसे एक अर्ध संघीय संविधान कहा है कि ये अर्ध संघीय देश है हमारा भारत, न पूर्ण संघात्मक है न पूर्ण एकात्मक है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, संविधान निर्माते समय में वकीलों का वर्चस्व था। दोनों सही है, वकीलों का स्वर्ग है, आइवर जेनिंग्स ने कहा था, क्योंकि इसमें बहुत सी क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है, व्याख्या करने के लिए वकीलों को जरूरत पड़ती है। और वकीलों का वर्चस्व था, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, बी.आर. अम्बेडकर वकील थे, महात्मा गांधी खुद वकील थे। महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग संविधान सभा में वकील ही थे। ठीक है, बी.एन. राव हो गए। तो उसमें क्या लिखा है? तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वकीलों का वर्चस्व था, इसलिए वकीलों का स्वर्ग नहीं है। थोड़ा सा भाषा जो है उसकी कठिन है, उसकी व्याख्या करने के लिए वकीलों की आवश्यकता पड़ती है। तो ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। भारत गणतंत्र क्यों है? क्योंकि हमारा राज्य अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है। भारतीय संविधान संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, बिल्कुल करता है। और ए और आर कैसे लगाते हैं कि असर्सन सही है और उसके बीच में लगता है बिकॉज, बिकॉज या क्योंकि लगता है। बिकॉज तो लग नहीं सकता, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारतीय संविधान संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करता है, नहीं। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत का जो राज्याध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। अगर ये रहता तो सही हो जाता, लेकिन अगर यहाँ लिखा था भारत एक संघीय है या अर्ध संघीय है, क्योंकि भारतीय संविधान संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन करता है, तब सही होता। तो ये संघवाद की क्वालिटी बताई गई है, ऊपर गणतंत्र लिखा है, तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन एक से दूसरे में रिलेटेबल नहीं है। तो ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 या कनाडा का संविधान? भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का ऋणी है। 1935 के आधे से अधिक अनुच्छेद एज इट इज भारतीय संविधान में ले लिए गए हैं। ठीक है, आधे से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में ले लिए गए। 1935 की धारा का 102 का सही रूप अनुच्छेद 356 है। ठीक है, तो 356 में क्या है कि संवैधानिक मिशनरी असफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है, 1935 की धारा 92 से मिलती जुलती है, और उसके बाद 352 भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा का 102 का सही रूप है। 356 जो है वो 1935 की धारा 92 से मिलती है। ऐसे ही लगभग बहुत सारे जो अधिनियम थे 1935 के अनुच्छेद में से, 1935 के अधिनियम में से जो कुछ अनुच्छेद थे वो एज इट इज ले लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था ग्रेट ब्रिटेन के संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संविधान ने, भारत शासन अधिनियम ने। भारत शासन अधिनियम 1935 ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था, अभी हम लोग पढ़ लिए क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद एज इट इज आए हैं। इसमें गंभीर खामियां थी, फिर भी बात से इनकार नहीं किया सकता। कुल मिलाकर कई दृष्टियों से यह एक प्रगतिशील कदम था। ठीक है, एक जनता को संविधान देने का उन्होंने प्रयास किया था। ब्रिटिश ने प्रतिनिधियों को दस्तावेज निर्माण करके उन पे हस्ताक्षर करवाए थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैश्विक आधार निम्न कौन था? 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, कैबिनेट योजना, प्रस्ताव या माउंटबेटन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आती है, एवी लॉरेंस इसके वो रहते हैं, लॉरेंस क्या रहते हैं इसके अध्यक्ष रहते हैं, फिर एवी अलेक्जेंडर रहते हैं, ये लोग इसके सदस्य रहते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन के 1946 में आते संविधान सभा को बनाने के लिए। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
और स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग सदस्य रहते हैं, इसमें लॉरेंस उसके अध्यक्ष रहते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत है। भारत का संविधान न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन किसने दिया था? बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यानी न्यायिक व्याख्या इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन इसमें इंट्रोड्यूस किया था 1973 के केशवानंद भारती संविधान में। 1973 के केशवानंद भारती संविधान में और 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में भी, इन दोनों केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन उन्होंने बताया है, समझाया है कि क्या होता है। निम्न में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित है? केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्स या गोपालवाद? केशवानंद भारतीवाद 1973 में उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, मूल सिद्धांत का ढांचा प्रतिपादित किया और कहा कि संविधान में संशोधन उसी हद तक किया जा सकता है जिस हद तक संविधान के सार को कोई क्षति न पहुंचे। ठीक है, संविधान का जो एसेंस है, उसका जो मूलभूत आधार है, दार्शनिक जो फिलॉसफी है, उसको क्षति न पहुंचे। अगर कोई विधि या कोई कानून संविधान के सार को या संविधान की मूलभूत आधार को क्षति पहुंचाती है, वो विधि और वो कानून उसी हद तक शून्य हो जाएगा जिस हद तक वो क्षति पहुंचाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 13 से न्यायिक समीक्षा की जा सकती है किसी भी संविधान की कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अगर उसको नया संशोधन करके बनाया गया है। तो इसमें क्रोनोलॉजी सेट करनी है कि कौन सा केस कब आया था। सबसे पहले क्या था, 1973 में आया था केशवानंद भारती, 1967 में आया था गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स केस किस में आया था? मिनर्वा मिल्स आया था 1980 में, और सज्जन सिंह केस आया था 1965 में। तो ऑप्शन क्या हो गया? 4213 कहाँ है? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। केशवानंद भारती केस जो है संपत्ति के अधिकार के लिए आया था। ठीक है, और इसमें कौन सा ढांचा दिया गया? इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा दिया गया। गोलकनाथ केस भी बेसिक स्ट्रक्चर के लिए नहीं, संपत्ति के अधिकार के लिए आया था। मिनर्वा मिल्स केस आया था कि कपड़े की एक कंपनी बंद होने लगी थी, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो उस पे केस हुआ था कि कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया कि आप जो है कहीं भी संशोधन नहीं कर सकते हैं जो संविधान को क्षति पहुंचाता है। और संविधान संशोधन 1942 के उन्होंने कुछ अनुच्छेदों को खत्म किया जो न्यायिक समीक्षा को बोलते थे कि 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, और साथ साथ उन अनुच्छेदों को खत्म किया जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को ये राइट देते थे कि वो मूल अधिकारों के ऊपर लागू हो सकता है। ठीक है, तो 42 में फिर सज्जन सिंह केस था। सज्जन सिंह केस में इनको बोला गया कि जो यूएपीए टाइप का होता है ना, किसी को नजरबंद कर लिया जाता है, उनको कर लिया गया था नजरबंद। ये एक साम्यवादी नेता थे, तो इन्होंने केस किया कि मेरा अधिकार 19 और 21 जो है वो खतरे में आ रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो 19 और 21 खतरे में नहीं आएगा। और उन्होंने उसको कहा कि लेकिन सरकार को रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों इन्हें नजरबंद किया जा रहा है, क्यों इन्हें ऐसे इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत को मृत्यु राज्य किसने बताया था? गुन्नार मिल्डर, मायरन वीनर, रजनी कोठारी, केसी वेयर। गुन्नार मिल्डर जो है उन्होंने भारत को मृत्यु राज्य बताया था। मृत्यु राज्य मतलब ये राज्य जो भारत आक्रामक नहीं है, अपनी जो शक्ति है वो सैनिक शक्ति नहीं ज्यादा प्रदर्शित करता है, वो सांस्कृतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति ऐसे प्रदर्शित करता है। तो उसको मृदु राज्य या सॉफ्ट स्टेट कहते हैं, और ये सारी जो पावर्स होती है उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। ठीक है, निम्नांकित का सही कालानुक्रम बताइए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला 1965 में हुआ था। आंतरिक आपातकालीन घोषणा 1975 में हुई थी। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1970 में हुआ था। सॉरी, मैंने एक चीज पिछले में गलत बता दिया।
ये जो सज्जन सिंह वाला केस था, सज्जन सिंह वाला केस नहीं था, ये AK गोपालन का केस। तो मैंने AK सज्जन सिंह में अभी वो दी, पूरी एक्सप्लेनेशन दी। तो AK गोपालन का केस है कि AK गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी सेट करते हैं, और सबसे पहला कौन सा होगा? सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा फोर्थ, सेकंड फोर्थ, फिर आएगा थर्ड और फिर 1। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। जितने भी केसेस है ना, वो सारे केस मूल अधिकारों पर ही लाए गए हैं। मूल अधिकार के अगर 32 के अंदर कोई केस करता है तो मूल अधिकार पर ही सारे केस लाए गए हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो एक पूरा हम जुडिशियल केसेस की क्लास ले लेंगे जो संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को ध्यान और दृढ़ता की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि सामाजिक सुधार आर्थिक सुधारों जो हुए हैं उनको लाभ को बनाए रखने के लिए जब ध्यान रखा जाएगा, उसका परिणाम देखने के लिए ध्यान रखा जाएगा, तभी उसका परिणाम हमें प्राप्त होगा। और भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन आंदोलन में अंतर्गत है। आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता है, करेक्ट हुआ। क्यों है? क्योंकि भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन या आंदोलन में अंतर्ग्रस्त है। यानी भारतीय समाज आंदोलन हमेशा करता रहता है, और अगर वो धैर्य रखेगा उसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए धैर्य रखना चाहिए क्योंकि वह आंदोलन में अंतर्ग्रस्त है। ठीक है, क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि वो आंदोलन में अंतर्ग्रस्त है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नांकित में से कौन अल्पतंत्र समूह था? नेहरू, पटेल, प्रसाद, आजाद, अंबेडकर, BN राव, KM मुंशी, नेहरू, पटेल, आजाद, मुंशी, अंबेडकर, कृष्णमाचारी, पाड़ीकर, नेहरू, पटेल। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद, ये लोग अल्पतंत्र या कुलीन तंत्र के मेंबर कहे जाते थे। ज्यादातर जो चीजें थी, ज्यादातर जो राय थी वो इन्हीं की मानी जाती थी, क्योंकि ये लोग एक तरह से बहुमत का पक्ष भी रखते थे। बहुमत का पक्ष ही रखते थे ये लोग, जिनको कुलीन तंत्र कहा गया है। ठीक है, भारत संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता, भाईचारे के आदर्श प्रतिस्थापित है। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिलती है? उदारता नहीं, यहाँ पे स्वतंत्रता होगा। ठीक है, स्वतंत्रता की जो विचारधारा है वो उदारता में आती है, लिबरलिज्म, लेकिन उसको स्वतंत्रता, लिबर्टी बोलते हैं। स्वतंत्रता होगा यहाँ पे, समानता तो भाईचारा या बंधुत्व। तो ये हमें कहाँ से देखने को मिलेगा? ये हमें फ्रांसीसी क्रांति देखने को मिलेगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही था स्वतंत्रता, समानता था, बंधुत्व। ठीक है, ये जो फ्रांसीसी क्रांति से मुख्यतः मिलती है हमें। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रदान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सेवाओं में प्रदान अनुसूचित जाति 335 के तहत किया गया है। ठीक है, 335 के तहत किया गया है, और इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 338 में। ठीक है, और 338 में अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आयोग बनाने का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं न तो संविधान की संघीय विशेषता को उल्लंघन करती है, न राज्यों की स्वायत्तता का। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी केंद्र सरकार के नियमों से शासित होते हैं, और उन राज्य सरकारों का उन पर नियंत्रण नहीं होता है। तो देखो, एकदम क्लियर है कि अखिल भारतीय जब सेवा के अधिकारी केंद्र सरकार के नियमों से शासित होंगे और उनका राज्य पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, वो संघीय विशेषता का उल्लंघन कैसे नहीं करेंगी? अगर केंद्र से शासित हो रहा है तो इसका मतलब एकात्मक दर्शन दिखाई दे रहा है। वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? एकात्मक दिखाई दे रहा है कि केंद्र के जो एम्प्लॉई हैं वो राज्य में काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य का पर अधिकार नहीं है कि वो उनको निर्देश दे सके या कुछ कर सके। तो यहाँ पे एकात्मकता की विशेषता है, और वो राज्यों की स्वायत्तता और उसका विशेष संघवाद की विशेषता दोनों का उल्लंघन करती है। तो ए गलत हो जाएगा पूरी तरीके से, और आर सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? TN मदान, राजीव भार्गव, आशीष नंदी या थॉमस पंथम? थॉमस पंथम ने ये बताया है। ठीक है,
थॉमस पंथम ने बताया है कि निरपेक्ष का विलोम धार्मिक है परंतु भारत में सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक मतलब कम्युनिज्म। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है कि कोई धार्मिक भावना को आप उग्रवाद की ओर अगर ले जाते हैं, किसी धार्मिक भावना को अगर आप उग्रवाद की ओर लेके जाएंगे तो कम्युनलिज्म होगा, उसमें धार्मिक उन्माद जुड़ जाएगा, कट्टरवाद जुड़ जाएगा। ऐसे तो रिलीजियस होता है धर्मनिरपेक्ष का उल्टा, लेकिन धार्मिक भावना को अगर आप उग्रवाद की ओर लेके जाएंगे तो वो कम्युनलिज्म हो जाएगा, सांप्रदायिक हो जाएगा। ये थॉमस पत्तनम ने कहा था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, क्या चीज कहाँ से लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण और मूल अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ए का 4, तो ये ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर एकल नागरिकता ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरिश से लिया गया और अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई है। ये सब सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा वहां पे। हम संविधान के अंतर है लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित से किस देश के लिए यह लागू होगा। स्विट्जरलैंड, भारत, यूके या रूस। भारत के लिए लागू होगा क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, न्यायालय को दिया गया है, तो इसलिए ये लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। समानता, समता, न्याय और भ्रातृत्व। तो सही क्रम में क्या आएंगे, सबसे पहले सही क्रम में आएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सी आएगा। फिर क्या आएगा, धर्म, विश्वास, उपासना, पूजा की स्वतंत्रता, बी आएगा। ठीक है, फिर ये आएगा समानता, फिर आएगा भ्रातृत्व, सी बी ए डी, सी बी ए डी बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द लागू होता है, किसके लिए लागू होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। कौन से निम्नलिखित घटकों के माध्यम से भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रदान की गई है। प्रस्तावना और राजनीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व, राजनीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। तो प्रस्तावना और राजनीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय की अवधारणा की दी गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और नीति निर्देशक सिद्धांत में भी जो 36 से 51 तक है उसमें आर्थिक न्याय की अवधारणा दी गई है। ठीक है, संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनयन किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन किया गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचन हुआ था। 389 सदस्यों को बोला गया था। ठीक है, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आ रहे थे, इसमें भी 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 गवर्नर जनरल के प्रांतों से, फिर अलग, फिर 92 कितने कहाँ से आ रहे थे, देसी रियासतों से आ रहे थे। लेकिन देसी रियासतों और मुस्लिम लीग के लोगों ने संविधान सभा में जाने से मना कर दिया, तो केवल 211 सदस्य प्रांतों से चुन के आए थे। ठीक है, तो निर्वाचन हुआ था विधानमंडलों द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। भारतीय संविधान के उद्देश्य का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषता सुनिश्चित करता है। तो व्यक्तिवाद और समष्टिवाद, व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअल और समष्टिवाद यानी कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी और इंडिविजुअल के बीच ऐसे क्या विचारधारा होगी, इसमें कौन सा थॉट होगा जो बताएगा न्याय नहीं, स्वतंत्रता नहीं, समानता नहीं, बंधुत्व। अगर बंधुत्व रहेगा, हम लोग में आपस में भाईचारा रहेगा, तभी हम अपने और समाज में एक सामंजस्य बैठा पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसको मिलाता है संविधान सभा विधायी के स्पीकर कौन है, गणेश वासुदेव मावलकर, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर संविधान सभा के सलाहकार BN राव हो जाएंगे, डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए का 3 और डी का 4 एक ही ऑप्शन में है, सी, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बी का 1 हो जाएगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष
ये गलत लिखा है ना यहाँ पे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष वेंगल नरसिंह राव नहीं थे, संविधान सभा के सलाहकार थे वेंगल नरसिंह राव। ठीक है, और संविधान सभा के स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और संविधान सभा के सचिव थे वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष सचिव थे वो एच.बी. अयंगर थे और उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे ए.वी. अयंगर का दिया नहीं है। देख देखिए, एच.बी. अयंगर जो है, अगर एच.बी. अयंगर लिखा रहता यहाँ पे एच.बी. अयंगर तो सही होता। ठीक है, तब जाके हमारा ऑप्शन बी सही बनता। A3B2C4D1, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो, संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? तो अनुसूची प्रथम में भारतीय संघ और राज्यों का वर्णन है, भारत के संघ के क्षेत्रों का और राज्यों का वर्णन है। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि अगर किसी नए राज्य को जोड़ना हो, किसी राज्य की सीमा बढ़ानी हो, घटानी हो, ठीक है, किसी राज्य से एक नया राज्य बनाना हो, तो वो अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करना पड़ेगा और अनुसूची 1 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1955 को, 15 अगस्त 1956 को, 26 जनवरी 1957 को, 15 अगस्त 1958 को। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है? समान संरक्षण, समान अवसर, समान न्याय, समान स्वतंत्रता या समान निर्णय? तो कौन सा हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया? समान न्याय, समान अवसर। ठीक है, भारत की प्रस्तावना में क्या है? समान अवसर है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रस्तावना में दिया गया है। लिखित में से किसने संविधान सभा में यह घोषित किया था कि भारत का संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है? राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, एम.सी. सीता बलाड? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था हमारा संविधान संघात्मक का एकात्मक दोनों हो सकता है, कठोर और लचीला दोनों प्रकार के संशोधन हो सकते हैं, और ये पूरी तरीके से हमारे लोगों की सुरक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। ठीक है, और ये और सही भी है। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, इनमें से किसी द्वारा नहीं। तो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। बंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश प्रांतों में, बड़े बड़े राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, जिसको 1935 के संविधान संशोधन 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा खत्म कर दिया गया था और केंद्रों में लागू कर दी गई थी। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी गई थी। भारतीय संविधान है मुख्यतः अलिखित परंपराओं और विषयों पर आधारित, मुख्यतः लिखित व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित। भारत संविधान मुख्यतः लिखित है, मतलब भारत का संविधान का हर एक चीज लिखा ही हुआ है, आपको उसमें भी कहीं भी वो मौखिक नहीं मिलेगा। ब्रिटिश का संविधान है परंपराओं और आप पर आधारित, तो भारतीय संविधान हमेशा पूरा से लिखा हुआ है उसमें, और जो नहीं लिखा आता है वो नया अधिनियम बनाकर लाकर फिर से संशोधन करके फिर से उसमें ऐड करते रहते हैं। लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में सीमित और असीमित, परिभाषित और अपरिभाषित, विधिक और वास्तविक, संपूर्ण और व्यापक। परिभाषित और अपरिभाषित, परिभाषित कहते हैं प्रस्तावना में दिया है ना, हम भारत के लोग, तो भारत के लोग ही संप्रभु हैं और उन वही लोग इसी संविधान को अधिनिर्मित कर रहे हैं। ठीक है, अंगार्पित कर रहे हैं, वही लोग बना रहे हैं, वही लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो भारत के लोग को एक तरह संविधान में लोक संप्रभुता दिया गया परिभाषित, लेकिन उसके बाद पूरे संविधान में कहीं भारत के लोग का जिक्र नहीं है, वो अपरिभाषित हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 9, 5, 7, 11। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 अध्यक्ष थे,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर सात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे वहां के भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के, और 7 सदस्य कौन कौन से थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाजी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। ये जो है 7 लोग संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो हमारी आज की जो क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी इसका कमेंट में हमें फीडबैक दीजिएगा, और लाइक वीडियो को कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।